हेलो एवरीवन। मेरा नाम संस्कृति है। एमपीपीएससी प्री 2025 की हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें हम यूनिट 7 स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंतर्गत हमने उपग्रह वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अनुवांशिक रोग और सिकल सेल एनीमिया वो वाला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। और हम लोगों ने जो है वो इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, जिसके 2 लेक्चर पहले ही आ चुके हैं। तो आप इस लेक्चर के पहले उन दोनों लेक्चर को देखिए, ताकि इसको लेकर जो समझ है वो और ज्यादा अच्छे से आपकी डेवलप हो पाए, ताकि अब ये वाला जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आए। आप वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, ताकि वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो बहुत छोटे होते हैं, 10-12 या मैक्सिमम 15 मिनट के होते हैं, तो बहुत कम समय लेते हैं पर वो टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं। तो यूनिट 7 के ऐसे टॉपिक जहां से क्वेश्चन हर साल आते हैं, हम पहले वो वाले टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप रोज एक लेक्चर भी देखेंगे तो आपका जो है वो यूनिट 7 अपने आप जो है वो कवर होते जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी पिरामिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। क्या होता है पारिस्थितिकी पिरामिड? तो विभिन्न पोषण रीतियों पर जीवों के बीच खाद्य या ऊर्जा संबंध जोड़े तो आपको पिरामिड के समान आकार मिलेगा। देखिए, कल हम लोगों ने देखा था कि सबसे अगर हम देखें तो सबसे पहले उत्पादक होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। फिर उनको खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, फिर उनको खाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, और फिर सबसे ऊपर आते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तो ये आपस में जो है ऊर्जा को जो आदान प्रदान करते हैं, जो भोजन का आदान प्रदान करते हैं, उन्हीं को अगर हम ग्राफिकल रूप में देखें या उन्हीं को हम अगर पिरामिड संरचना में देखें तो उसे हम पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। जो ट्रॉफिक लेवल है, अगर हम उसको ग्राफिकल रूप में देखते हैं या पिरामिड के रूप में देखते हैं, तो उसे ही हम क्या बोल रहे हैं? पारिस्थितिकी पिरामिड। आपस में उनका संबंध देख रहे हैं कि कैसे जो है वो कितनी मतलब ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है। तो संख्या देखिए, अगर हम देखेंगे इसके तो 3 प्रकार देखने को मिलते हैं, और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसके प्रकार को समझेंगे। 3 प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं। एक संख्या पिरामिड होता है, एक बायोमास पिरामिड होता है, और एक एनर्जी पिरामिड होता है। आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एनर्जी पिरामिड। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है और सबसे सिंपल पिरामिड है। कल मैंने आप लोगों को 10% ऊर्जा का नियम बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि जैसे जैसे आप एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर, दूसरे से तीसरे में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो ऊर्जा है वो कम होती जाएगी। मतलब कि जो पहले वाले के पास ऊर्जा थी, वो दूसरे वाले को हमेशा उसका 10% ही मिलेगा। फिर दूसरे वाले की जो ऊर्जा है, उसका तीसरे वाले को उसका 10% ही मिलेगा। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे, वैसे वैसे एनर्जी का लॉस होगा। एनर्जी का लॉस क्यों होता है उसका रीजन भी मैंने बता दिया था, कि जैसे पेड़ पौधे हैं, तो उन्होंने अगर 10,000 किलो कैलोरी अगर उनके पास एनर्जी है, तो वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, उनमें भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है। तो वो सारी चीजें वो भी जो है वो हीट वगैरह के रूप में क्या करते हैं? एनर्जी को निकाल देते हैं। जिसके कारण जब खरगोश जो है वो इन्हें खाता है, तो उसको 10,000 किलो कैलोरी नहीं मिलती है, उसे 10,000 का मात्र 10% मतलब 1,000 किलो कैलोरी ही मिलती है। ऐसे ही खरगोश को जब सांप खाएगा तो उसे 1,000 का 10% मतलब 100 किलो कैलोरी, और सांप को जब बाज खाएगा तो उसे भी जो है वो 100 किलो कैलोरी का 10% मतलब 10 किलो कैलोरी ही प्राप्त होगा। इसका मतलब ये है कि एनर्जी पिरामिड जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे, एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कितनी बार बहुत सारे एग्जाम्स में, कि एनर्जी पिरामिड जो होता है वो सदैव सीधा बनता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एनर्जी पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। क्योंकि क्वेश्चन आता है कि कौन से पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, जिसमें हमको 3 ऑप्शन दे सकते हैं कि ऊर्जा पिरामिड, संख्या पिरामिड या बायोमास। तो एनर्जी पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, क्योंकि उल्टा तो बन ही नहीं सकता ना। क्योंकि हमेशा जो है वो आधार पे जो भी रहेगा, उसके पास एनर्जी ज्यादा रहेगी, और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे एनर्जी कम होती जाएगी। मतलब उत्पादक के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, उत्पादक के बाद फिर प्राथमिक उपभोक्ता के पास कम, उससे कम एनर्जी, फिर उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता के बाद उससे कम है, और फिर तृतीय उपभोक्ता के बाद सबसे कम जाएगी। तो एनर्जी पिरामिड सदैव सीधा बनता है। आगे देखते हैं। दूसरा है संख्या पिरामिड। अब संख्या पिरामिड क्या होगा? तो यह प्राथमिक उत्पादक और विभिन्न स्तरों के उपभोक्ताओं की संख्या के बीच संबंध बताएगा। प्राथमिक उत्पादक मतलब वही पेड़ पौधे, और अलग अलग स्तरों के उपभोक्ता मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनके बीच में जो संबंध है उसको संख्या पिरामिड बता रहा है। तो संख्या पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों बन सकता है। देखते हैं कैसे। जैसे अगर हम देखें कि इसका सीधे पिरामिड का अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो हम घास के स्थल को देख सकते हैं। अगर आप देखोगे तो घास जो है वो संख्या में बहुत ज्यादा होगी, जिसको हम गिन भी नहीं पाएंगे, इतनी ज्यादा घास होगी। पर उस पे चरने वाले जो जंतु होंगे वो उससे थोड़े कम होंगे। जैसे खरगोश है, बकरी है, वो उतने तो नहीं होंगे जितनी घास है, क्योंकि घास संख्या में बहुत ज्यादा होती है। फिर खरगोश और बकरी को खाने वाले जो शेर होंगे, वो उनकी संख्या इनसे थोड़ी कम होगी। मतलब अगर हम देखेंगे तो संख्या पिरामिड जो होता है, अगर हम इसका स्थलीय तंत्र में अगर हम देखें, तो वो हमेशा सीधा देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल घास स्थल को आप देख सकते हो, कि घास जो है वो संख्या में बहुत ज्यादा होगी। उस पे जो खाने वाले जीव होंगे वो थोड़े कम होंगे, उन्हें जो खाने वाले जीव होंगे वो और थोड़े कम होंगे।
क्योंकि शाकाहारी जीव वो सबसे ज्यादा होंगे, फिर उसके बाद मांसाहारी जीव, तो ऐसे कम करते होते होते जो है वो, जब हम आधार से शीर्ष की ओर जाएंगे तो संख्या जो है वो कम होती जाएगी। पर यही पिरामिड संख्या पिरामिड उल्टा भी हो सकता है, और वो जो है वो वृक्ष स्थल पे देखने को मिलता है। जैसे कि हम देखेंगे कि एक वृक्ष है, एक पेड़ है, एक पेड़ है तो संख्या में तो एक ही है, पर उस एक पेड़ पे बहुत सारी चिड़ियां होगी, उस चिड़ियों पर बहुत सारे परजीवी होंगे, और उन परजीवियों पर भी बहुत सारे छोटे छोटे से इंसेक्ट्स, बहुत सारे छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, उच्च परजीवी होंगे। मतलब अगर आप वृक्ष स्थल का संख्या पिरामिड देखेंगे तो वो हमेशा उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि संख्या पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों बन सकता है, जबकि एनर्जी का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, क्योंकि उसमें हमेशा नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी क्या होगी, कम होगी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा होता है बायोमास पिरामिड। क्या होता है बायोमास पिरामिड? तो इसे समझने के पहले ये समझना पड़ेगा कि बायोमास क्या होता है। कोई भी जीव या कोई भी पादप जब है, उसको अगर हम उसमें से पानी को अगर निकाल दें, तो उसका जो शुष्क भार बचेगा वही बायोमास होगा। मतलब बायोमास का मतलब ये है कि कोई भी जीव या फिर जो पौधे होते हैं, अगर उसमें से पानी निकल जाता है तो उसके बाद उसका कितना वेट है, जो उसका शुष्क भार होगा वही बायोमास होगा। आप बायोमास पिरामिड समझते हैं? तो हमने जो है वो बायोमास का मतलब समझ लिया कि बायोमास का अर्थ क्या होता है। फिर हम ये देखेंगे कि बायोमास पिरामिड जो होता है वो कैसा हो सकता है। तो ये सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है, जैसे कि हमने संख्या पिरामिड देखा कि संख्या पिरामिड भी सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। केवल ऊर्जा पिरामिड ही ऐसा है जो सदैव सीधा बनेगा, जबकि संख्या पिरामिड भी उल्टा सीधा दोनों हो सकता है, और बायोमास पिरामिड भी सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। अगर हम बायोमास पिरामिड की बात करें तो जैसे कि बहुत सारे पेड़ ले लेते हैं, अगर हम इनका शुष्क भार निकालें तो इनका शुष्क भार इनसे तो ज्यादा ही होगा ना। फिर हिरण और खरगोश का देखें तो इनका शुष्क भार जो है वो इनसे ज्यादा होगा। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे स्थलीय परितंत्र में, वैसे वैसे जो है वो बायोमास जो है वो कम होते जाएगा। ये जो है वो बायोमास का सीधा पिरामिड है। तो अगर स्थलीय परितंत्र में बायोमास का पिरामिड देखेंगे तो वो सदैव सीधा बनेगा, क्योंकि जैसे पेड़ है तो पेड़ का जो बायोमास है वो कितना है, 1000 किलोग्राम इसका वजन है। हिरण और खरगोश है, अगर हम इसका शुष्क भार निकालें तो 100 किलोग्राम होगा। लोमड़ी का और कम होगा, शेर का और कम होगा। तो अगर हम इनमें से पानी को निकाल लें, सिर्फ जिनका शुष्क भार देखें, तो वो शुष्क भार जो होगा वो पेड़ों का ज्यादा होगा। उसके बाद फिर हिरण खरगोश ये वाले जंतुओं का ज्यादा होगा, फिर उसके बाद लोमड़ी। ठीक है, तो ऐसे करके जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे जो है वो बायोमास कम होते जाएगा। पर अगर आप जलीय परितंत्र की बात करें तो अब जलीय परितंत्र में जो है वो उल्टा क्यों बना? क्योंकि हम देखेंगे कि जलीय परितंत्र में क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। फाइटो जलीय परितंत्र में जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, अगर हम उनका शुष्क भार निकालें, मतलब उनमें से अगर पूरा पानी निकल जाए तो जो शुष्क भार बचे वो तो बहुत ही कम होगा। फिर उनसे थोड़ा सा ज्यादा जो भार होगा वो छोटी मछलियों का होगा, उनसे ज्यादा भार होगा बड़ी बड़ी मछलियों का, जैसे शार्क वगैरह। तो हमेशा जलीय परितंत्र का जो बायोमास पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है। तो हमने बायोमास समझ लिया क्या होता है, और फिर ये भी समझ लिया कि सीधा और उल्टा ही दोनों बन सकता है। संख्या पिरामिड भी हमने देखा कि सीधा और उल्टा दोनों, पर ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में या तो परिवर्तित हो जाए या उनके स्थान कोई दूसरी प्रजाति ले ले, तो उसे बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। अगर आसान भाषा भाषा में समझे हम लोग, तो यदि कोई एक प्रजाति है तो उसके स्थान पर अगर किसी दूसरी प्रजाति ने उसका स्थान ले लिया, तो उसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कह रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे भी और अच्छे से समझेंगे कि अगर एक चट्टान है, तो चट्टान जो थी वो नग्न चट्टान थी, उसके ऊपर कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे उस पर लाइकन हो गए, फिर धीरे धीरे उस पर पेड़ पौधे हो गए। तो क्या हुआ, सक्सेशन हुआ। मतलब क्या हुआ, यदि अगर हम कोई एरिया देखें वहां पे पहले कुछ नहीं था, अब अगर वहां पे कुछ आ गया है, ठीक है ना, वहां पर कोई समुदाय या कोई जो पेड़ पौधे हैं वो डेवलप हो रहे हैं, तो इसी को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। ठीक है ना, जहां पर क्या होता है कि या तो कोई दूसरे समुदाय में वो परिवर्तित हो जाए या तो उसका स्थान कोई ले ले। मान लो कि कोई एरिया था जहां पर पहले कोई एक प्रजाति रहा करती थी, ठीक है, पर इकोलॉजिकल सक्सेशन हुआ, वो प्रजाति खत्म हुई और उसकी जगह फिर कोई दूसरी प्रजाति जो है वो आई। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि कोई एक प्रजाति जो है उसका स्थान जो है वो समय के साथ जैसे जैसे समय बीतेगा उसका स्थान कोई दूसरी प्रजाति जरूर लेगी। इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये दो प्रकार का हमको देखने को मिलता है, एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। प्राथमिक नाम से ही समझ में आ रहा है, जहां पर पहली बार सक्सेशन होगा, मतलब पहली बार जो है वो वहां पर कोई कम्युनिटी आएगी, कोई प्रजाति पैदा होगी, वो प्राथमिक अनुक्रमण कहलाएगा। खाली क्षेत्र में हम देखें तो यहाँ पर एक कम्युनिटी होती है जिसे बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी, अग्रगामी समुदाय। तो खाली क्षेत्र में सबसे पहले वास करने वाली कम्युनिटी को क्या बोलते हैं, अग्रगामी समुदाय। और जब हम अनुक्रमण बढ़ते जाएगा तो लास्ट में कोई ऐसी कम्युनिटी तो आएगी जो स्थायी होगी।
अब जहां पर संभावना बहुत कम है अनुक्रमण की, तो उसे हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, यानी कि अंतिम चरण में जिस समुदाय की रचना होती है इसे हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो प्राथमिक अनुक्रमण समझ में आए, जहां पहली बार कोई समुदाय अगर आएगा तो उसे हम बोलते हैं प्राथमिक अनुक्रमण। पर द्वितीय का मतलब क्या है कि जहां पहले भी कोई समुदाय था, अब वो समुदाय या कोई प्रजाति जो है वो किसी कारणवश नष्ट हो गई और उसकी जगह कोई दूसरी प्रजाति आ गई, तो उसे हम बोलते हैं द्वितीयक। तो प्राथमिक में पहली बार कोई प्रजाति आ रही है, ठीक है ना, जहां पर कुछ भी नहीं था वहां पर पहली बार कोई प्रजाति का जन्म हो रहा है। और द्वितीयक में क्या है, जहां पहले कोई प्रजाति थी पहले, पर किसी कारणवश वो खत्म हो गई, तो अब कोई जगह उसकी जगह अगर कोई दूसरी प्रजाति आ रही है तो वो द्वितीयक अनुक्रमण कहलाएगा। प्राथमिक अनुक्रमण का जो है वो ये डायग्राम से समझते हैं कि जैसे एक चट्टान थी, नग्न चट्टान थी, कुछ भी नहीं था इसके ऊपर। फिर धीरे धीरे लाइकेन उगे। लाइकेन के बाद हम देखेंगे तो छोटी छोटी सी घास उगना स्टार्ट हुई। घास के बाद जो है वो धीरे धीरे झाड़ियां आई और फिर झाड़ियों के बाद वो पेड़ बना। जो आज हम पेड़ देख रहे हैं, क्या वो सीधे पेड़ हमको मिल गए होंगे? नहीं, ऐसा जो है वो उसका अनुक्रमण हुआ होगा। तो ये होता है प्राइमरी वाला। पर सेकेंडरी हमने समझ लिया कि सेकेंडरी में पहले से ही कोई था, कुछ पेड़ की प्रजाति रही होगी, मान लो पहले कोई पेड़ की प्रजातियां रहती है और वो किसी कारणवश क्लाइमेट चेंज के कारण जो है वो खत्म हो गई, अब उसकी जगह कोई दूसरी आ गई, तो वो सेकेंडरी सक्सेशन कहलाएगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं जैविक अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया का मतलब ये होता है कि एक ही प्रजाति के जीव या दो अलग अलग प्रजाति के जीव जो होते हैं उनके में आपस में क्या होता है, जो भी क्रियाएं होती है आपस में जो एक दूसरे पे जो भी डिपेंड रहते हैं, चाहे वो खाने के लिए हो जाए चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो, इसे हम क्या बोलते हैं, उनके मध्य होने वाली क्रिया को जैविक अन्योन्य क्रिया बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि परभक्षण क्या होता है, परजीविता क्या होती है, तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परभक्षण। परभक्षण का मतलब क्या होगा, तो इसमें एक प्रजाति को तो लाभ होगा और एक प्रजाति को इससे नुकसान होगा। इसका प्रभाव क्या होता है, इसमें एक को लाभ और दूसरे को हानि होता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम शेर और हिरण का, कि शेर शिकार कर रहा है तो शेर को तो खाना मिल गया, पर हिरण का तो शिकार हो गया ना, हिरण तो मर गया, मतलब एक को तो लॉस हुआ, हिरण को लॉस हो गया और शेर को जो है वो फायदा हो गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, परभक्षण बोलते हैं। ये अन्योन्य क्रिया पूछी जाती है एग्जाम में। फिर दूसरा है परजीविता। परजीविता का मतलब क्या होता है, इसमें एक को फायदा होता है दूसरे को नुकसान होता है। पैरासाइट होते हैं ना, पैरासाइट क्या होते हैं, जो कि किसी दूसरे जीव पर रहते हैं, उसी से अपना जो है वो खाना पीना भी, मतलब जो भी भोजन है वो भी करते हैं और साथ में उसी के ऊपर रहते भी, इसे हम बोलते हैं परजीविता। तो परजीविता में एक को तो फायदा हो रहा है, क्योंकि जो किसी दूसरे पर रह रहा है, उससे खाना ग्रहण कर रहा है, उसको तो फायदा हो रहा है, पर दूसरे को तो नुकसान होगा ना। जैसे कि अमर बेल है। अब अमर बेल क्या होती है, कई बार वो दूसरे पौधों के साथ उग जाती है, तो दूसरे पौधे को जो मिलने वाला जो भी न्यूट्रिशन होता है, जो भी चीजें होती है, वो क्या करता है, अमर बेल उससे लेने लग जाता है और उसके माध्यम से वो अपना जो है वो भोजन प्राप्त करता है। तो पौधे को तो नुकसान हो गया और अमर बेल को फायदा हो गया। तो परजीविता का मतलब है कि जो परजीवी होगा उसको फायदा हो जाएगा और जिस पर वो परजीवी रहेगा उसको नुकसान होगा। इसे हम बोलते हैं पैरासाइटिज्म, परजीविता। इसके बाद आता है कंपटीशन, यानी कि स्पर्धा। और हमको पता है कि जब भी कंपटीशन होगा तो लॉस दोनों को होता है। तो जब भी प्रजाति आपस में कंपटीशन करेगी किसी चीज के लिए, तो उसमें क्या होगा, दोनों को लॉस होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है सहभोजिता। सहभोजिता का मतलब क्या होता है, इसमें एक को लाभ होगा और एक को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। शून्य मतलब कोई भी प्रभाव नहीं, ना तो उसको लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रही है। जिसे बोलते हैं कमेंसलिज्म। इसमें एक को तो लाभ होता है और दूसरा क्या होता है, अप्रभावित रहता है। एग्जाम्पल हम समझते हैं कि शार्क जो मछली होती है, जो बहुत बड़ी मछली होती है, उसके ऊपर छोटी छोटी सी चूषक मछलियां होती है, जो उसके ऊपर से अपना भोजन भी ग्रहण करती है और उसी के ऊपर रहती है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि शार्क को तो फायदा हो गया, नहीं, चूषक मछली को तो फायदा हो गया और शार्क को कोई खास जो है वो नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है ना, क्योंकि वो उसी के ऊपर सिर्फ रहने का काम कर रही है। ठीक है, तो जो उसके ऊपर सिर्फ रहती है, तो चूषक मछली जो है वो शार्क की सतह पर रह रही है, तो उसको रहने का स्थान मिल गया तो उसको तो फायदा हो गया, पर शार्क को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसे हम बोलते हैं सहभोजिता, जिसमें एक को तो फायदा मिल रहा है दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। फिर हम आगे देखते हैं। अब ये जो कुछ टर्म्स पूछी जाती है एग्जाम में, जैसे है बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, समझते हैं कि सबसे पहले जो प्रदूषक है, प्रदूषक का खाद्य श्रृंखला के पहले जीव में प्रवेश करना और फिर उसमें अपने सांद्रण को बढ़ाना ही बायो एक्यूमुलेशन कहलाता है। बहुत सारे प्रदूषक होते हैं, जैसे कि पहले डीडीटी का इस्तेमाल किया जाता था, या फिर जो हैवी मेटल्स होते हैं, अगर वो क्या हो गए, किसी भी फूड चेन में उनने एंट्री ले ली, तो जिस फूड चेन में एंट्री ली तो उसमें जो पहला जीव उससे प्रभावित होगा और उसमें सांद्रण बढ़ जाएगा। मतलब प्रदूषक की खाद्य श्रृंखला के पहले जीव में प्रवेश करना ही क्या कहलाएगा, बायो एक्यूमुलेशन कहलाएगा, क्योंकि वो क्या हो गया, उसमें सांद्रण स्टार्ट हो गया है। अब इसी से जुड़ा है बायोमैग्निफिकेशन। अब पहले जीव के अंदर जो है वो प्रदूषक आ गया, फिर दूसरा जीव जब पहले जीव को खा रहा है, तो दूसरा जीव भी उसी एनवायरमेंट में रह रहा है, तो उसमें प्रदूषक तो आएंगे ही आएंगे, पर जो उसने खाया है उस वो भी उसके अंदर रहेगा, मतलब उसमें सांद्रण और बढ़ जाएगा। फिर जब तीसरा जीव उसको खाएगा, तो पहले वाले जीव
भी उसमें जो प्रदूषक था वो भी, सेकंड वाले जीव का जो प्रदूषण है वो भी, मतलब जैसे-जैसे आप आगे की ओर जाएँगे, एक-एक पोषक स्तर बढ़ते जाएगा, वैसे-वैसे जो है वो प्रदूषकों का सामर्थ्य बढ़ते जाएगा और इसे ही हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तो बायो एक्यूमुलेशन का मतलब ये हो गया कि प्रदूषक का उस फूड चेन में एंट्री होना, मतलब प्रदूषक का उस पहले जीव में जो है वो आना, इसे हम बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। पर पहले जीव के बाद आगे दूसरे जीव, तीसरे जीव, चौथे जीव में जो है वो उसका सांद्रण बढ़ते जाना, इसको हम क्या बोल रहे हैं? जैव आवर्धन। तो प्रदूषक जैसे-जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं, वैसे-वैसे उनका सांद्रण बढ़ते जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इस प्रकार हमने पारिस्थितिकी तंत्र वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसमें अगर थोड़ा बहुत कुछ बचा भी होगा तो कल हम उसको कंप्लीट कर लेंगे और कल हम लोग जो है वो बायोडायवर्सिटी वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए। इस लेक्चर को पूरा देखिए ताकि टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत छोटे वीडियो है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।